नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है? यानी काव्यालंकार के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो भामह के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्य की परिभाषा को कहते हैं, यानी काव्य की परिभाषा को क्या कहते हैं? तो काव्य की परिभाषा को काव्य लक्षण के नाम से जाना जाता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य लक्षण के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति कहा गया है? तो यह जो पंक्ति है वो भामह के द्वारा कहा गया है। तीसरे का भी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा कहा गया है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं? तो यह पंक्ति जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? किसके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है? तो साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ माने जाते हैं। पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो कथन है, शरीरम ताव दिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह दंडी के द्वारा ही कहा गया है, यह सुमेलित है। दूसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह जगन्नाथ के द्वारा कहा गया है, यह भी सुमेलित है। तीसरा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुड़ा बल्लंकृत पुनः क्वाप, यह मम्मट के द्वारा कहा गया है, यह भी सुमेलित है। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह वामन के द्वारा नहीं कहा गया है बल्कि यह रुद्रट के द्वारा कहा गया है। तो डी आपका सुमेलित नहीं है। छठवीं का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो 7वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन काव्य हेतु है? तो काव्य हेतु के कुल 3 प्रकार होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो तीनों जो है काव्य हेतु हैं। 8वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है? तो भरत मुनि के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है नाट्यशास्त्र, यानी 9वें का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र के पहले आचार्य माने जाते हैं। इनका जो समय है वो दूसरी शताब्दी है। दूसरी शताब्दी में ही इनके द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था और इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना की थी। 9वें का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? यानी काव्य हेतु का प्रयोग न करके किसके द्वारा काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो वामन ने काव्य हेतु का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसके जगह पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि वामन के द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी और वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, काव्य के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो काव्य के उत्पत्ति के कारण को काव्य हेतु के नाम से जाना जाता है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नए सर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाप योगस्या कर्णम काव्य संपदा, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति को कहा गया है? तो यह पंक्ति जो है आचार्य दंडी की है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि आचार्य दंडी जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं और इनका जो समय है उस 7वीं शताब्दी है। ये ऑप्शन आपका 12वें का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रतिभा को शक्ति जो है रुद्रट के द्वारा कहा गया है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है, उनके अनुसार शक्ति के भेद हैं, यानी रुद्रट के अनुसार शक्ति के कितने भेद हैं? तो रुद्रट शक्ति के 2 भेद मानते हैं, एक है सहजा और दूसरा है उत्पाद्या। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है,
इसमें आपसे पूछा गया है कि मम्मट के अनुसार काव्य हेतु है। मम्मट ने काव्य हेतु किसको माना है, आपको बताना है। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों तत्वों को मम्मट के द्वारा काव्य हेतु माना गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 15 का डी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार प्रतिभा का भेद है। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हुए हैं। पहला है कार्य प्रतिभा और दूसरा है भाव प्रतिभा। जो कार्य प्रतिभा होती है वो कवि में होती है और जो भाव प्रतिभा होती है वो पाठक के भीतर होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर्भ्यास काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन आचार्य रुद्रट के द्वारा कहा गया है, जो एक अलंकारवादी आचार्य थे। इनके द्वारा शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना गया है। तो ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन आचार्य वामन का है, वामन के द्वारा यह कथन कहा गया है। 19 का बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक विद्या और प्रकीर्ण क्या हो जाएगा, काव्यांग है, यानी काव्य हेतु है, ऐसा वामन के द्वारा कहा गया है। तो सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है सुमित्रानंदन पंत का है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो यह पंक्ति जो है चिंतामणि के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहते हैं। काव्य रचना के उद्देश्य को काव्य प्रयोजन के नाम से जाना जाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन है। वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, आपको बताना है। तो वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति यानी दोनों है ये। तो सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो धर्म, यश, आयुष, ये सभी जो है भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन है। भामह के अनुसार जो काव्य प्रयोजन है वो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, कीर्ति है और प्रीति है, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है समस्त कलाओं के ज्ञान को भी भामह जो है काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु में किसका स्थान सर्वोपरि है। तो काव्य हेतु में जो है प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, इसके अलावा रोगनाश, परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मति उपदेश, इन 6 तत्वों को काव्य प्रयोजन माना हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो रस संप्रदाय के संस्थापक भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि का जो समय है वो 2री शताब्दी है और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद रस निष्पत्ति, यह कथन किसका है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। 30वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था। तो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या सबसे पहले भट्ट लोल्लट के द्वारा किया गया था। 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की। तो साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था, जो भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता थे। तो बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अलंकार के संदर्भ में यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन जो है आचार्य दंडी का है। दंडी एक अलंकारवादी आचार्य थे और 7वीं शताब्दी में विद्यमान थे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य है। तो भामह, दंडी, रुद्रट ये तीनों जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान देते हैं, या कहें कि कविता में अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकारः यह कथन किसका है। सौंदर्य ही अलंकार है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वामन के द्वारा कहा गया है। 36 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं। इसमें से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं। तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ ये तीनों जो है अलंकार विरोधी आचार्य माने जाते हैं। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इस ग्रंथ के रचयिता जो है उद्भट हैं और इनका समय 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में उद्भट जो है विद्यमान थे। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ का है। विश्वनाथ के द्वारा कौन सा ग्रंथ इसमें से लिखा गया था। तो साहित्य दर्पण उनके द्वारा लिखा गया था और उनका समय जो है 14वीं शताब्दी है। 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ विद्यमान थे। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं। किसके द्वारा चंद्रालोक की रचना की गई थी। तो जयदेव के द्वारा चंद्रालोक की रचना की गई थी और जयदेव का जो समय है वो 13वीं शताब्दी है। 13वीं शताब्दी में जयदेव जो है विद्यमान थे। तो 40 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई है। तो आचार्य वामन के द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि वामन जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 42 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति है। विशिष्ट पद की रचना ही रीति है, यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो आचार्य वामन के द्वारा यह कथन कहा गया है। 42 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने रीति को संघटना कहा है। रीति को संघटना किसके द्वारा कहा गया है। तो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रीति को संघटना के नाम से पुकारा गया है। 43 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मागुण यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह जो कथन है आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। 44 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने रीति को वृत्ति कहा है। रीति को वृत्ति किसके द्वारा कहा गया है। तो रीति को वृत्ति जो है आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया है, जिनके द्वारा काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो 45 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि तंत्रालोक के रचयिता हैं। तंत्रालोक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की थी और इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त विद्यमान थे। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में विद्यमान थे और ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। तो 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं। अलंकार सर्वस्व जो ग्रंथ है ये रुयक के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा ग्रंथ मम्मट का है? मम्मट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था आपको बताना है। तो मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। 49 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं। ध्वन्यालोक लोचन जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह ग्रंथ जो है अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है और इनका समय जो है 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वक्रोक्ति संप्रदाय की जो स्थापना है वो कुंतक के द्वारा किया गया था, जिनका समय जो है 10वीं शताब्दी था। तो बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन जो है आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया था। 53 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें क्षेमेंद्र का समय जो है 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी में आचार्य क्षेमेंद्र विद्यमान थे। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ क्षेमेंद्र का है आपको बतानी है। तो औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुब्रत तिलक, ये तीनों ग्रंथ जो है आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 55 नंबर प्रश्न है, चित्र मीमांसा ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा गया है? तो अप्पय दीक्षित के द्वारा चित्र मीमांसा लिखा गया है। 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्यमान रहने वाले तत्व को कहते हैं। तो जो तत्व काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और हमेशा उसमें विद्यमान रहते हैं उसको काव्य गुण के नाम से जाना जाता है। 56 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के द्वारा गुणों की संख्या 10 माना गया है। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह कथन किसका है? काव्य के शोभा कारक तत्व जो हैं गुण है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है यह वामन के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भामह ने गुणों की संख्या 3 मानी हुई है। 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुण का प्रकार है? तो गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये तीनों जो है गुण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 61 नंबर प्रश्न है, वीर रौद्र भयानक रस किस गुण से संबंधित है? तो वीर रौद्र और भयानक रस जो हैं ओज गुण से संबंधित होते हैं। 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, जिससे कविता के सौंदर्य की हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता उसे कहते हैं, तो उसको काव्य दोष के नाम से जाना जाता है। 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, गुण विपर्यात मानो दोषः, यह कथन किसका है? गुण के विरोधी तत्व जो हैं दोष हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि काव्य दोष का प्रकार है। तो काव्य दोष के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं उसको शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। 65 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द शक्ति जो है 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, मुख्य या लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। तो जिस शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ का ज्ञात होता है उसको अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन,
किसने कहा है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो यह पंक्ति जो है देव के द्वारा लिखा गया है। 68 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, प्रबंध काव्य के भेद हैं। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोनों। 70 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस जो है महाकाव्य का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह कथन कहा हुआ है। तो 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, एत एव विपर्यस्तता गुणः काव्येषु कीर्तितः, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन आचार्य भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। तो 72 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, रस दोष की संख्या कितनी है? तो रस दोष की कुल संख्या 10 मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, किसी रस का वर्णन करते समय सहसा उसे समाप्त कर देना कौन सा दोष होता है? तो इसको अकांड छेदन दोष कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर शब्द को माना जाएगा सही। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कहते हैं। तो व्यंग्यार्थ को ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। 76 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने गुणों की संख्या 20 मानी है? गुणों की संख्या किसके द्वारा 20 मानी गई है? यहाँ पर आपको बताना है गुणों की संख्या किसके द्वारा 20 माना गया है। तो आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी हुई है। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत से संबंधित है। किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बता दें अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विरेचन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? तो विरेचन को यूनानी भाषा में मिमेसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपको बता दें कि विरेचन को यूनानी भाषा में कैथारसिस के नाम से जाना जाता है। तो 79 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने ट्रेजेडी के कितने अंग माने हैं? तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के कुल 6 अंग माने हुए हैं। तो 80 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है। इसमें से कौन सा ग्रंथ अरस्तु का नहीं है आपको बताना है। तो ऊपर के जो तीनों ग्रंथ है, पेरिपोइएतिकेस, तेखनेस रिटोरिकेस, वसीयतनामा, ये तीनों ग्रंथ जो है अरस्तु के द्वारा लिखे गए हैं। पेरिहुप्सुस जो है अरस्तु के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लोंजाइनस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो 81 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो ग्रंथ है यह कालरिज के द्वारा लिखा गया है। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत से संबंधित हैं। किसके द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया था? तो कल्पना सिद्धांत जो है कॉलरिज के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? तो कॉलरिज ने कल्पना के कुल 2 भेद किए हुए हैं। एक होता है मुख्य कल्पना और दूसरा होता है गौण कल्पना। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? तो लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 ईस्वी में लिखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। डी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काव्य भाषा सिद्धांत की स्थापना विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया था। 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी मान्यता है। तो तीनों मान्यताएं हैं। काव्य में ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग, काव्य और गद्य की भाषा में भेद नहीं,
कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। ये तीनों मान्यताएं जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा काव्य भाषा संबंधी मान्यता मानी गई हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 89 नंबर प्रश्न है, किसने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 89 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया है और 90 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? तो ये तीनों जो ग्रंथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द वेस्टलैंड, द सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, ये तीनों ग्रंथ टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? तो मूर्त विधान, संवेदनशीलता का असाहचर्य, ये दोनों सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के द्वारा ही दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक की रचना आई.ए. रिचर्ड के द्वारा किया गया था। तो 93 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, परंपरा सिद्धांत किसने दिया है? परंपरा सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो परंपरा सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया था। 94 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत रिचर्ड ने दिया है? तो रिचर्ड ने मूल्य सिद्धांत भी दिया हुआ है और संप्रेषण सिद्धांत भी दिया हुआ है। तो ये दोनों सिद्धांत जो है रिचर्ड के द्वारा दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, उदात्त के प्रतिपादक हैं, उदात्त के जो प्रतिपादक हैं लोनजाइनस हैं। तो 96 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार किसने माना है? किसने कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार माना हुआ है? तो कॉलरिज ने कल्पना को काव्य सर्जन का मूल आधार माना हुआ है। 97 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, अनुकरण को यूनानी भाषा में कहते हैं। तो अनुकरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दुखांत का अंग है। तो कथानक, चरित्र, विचार, ये सभी जो है अरस्तु के अनुसार दुखांत के अंग है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक रिचर्ड के द्वारा लिखा गया था। तो 100 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।